साबड़म, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज शनिवार को भी हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल आज रायपुर में इकट्ठा होकर अपने भविष्य को लेकर चर्चा कर रहा है, देश के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहा है। जब इतने लोग देश भर से आकर रायपुर में बैठे हुए हैं तो हम रायपुर में बैठे हुए चर्चा से वंचित कैसे अपने दर्शकों को कर सकते हैं, तो इसलिए एक बार फिर हम भी बैठे। आज हम वापस एक बार फिर कांग्रेस के महाधिवेशन पर चर्चा कर रहे हैं। उस महाधिवेशन के संदर्भ में जिसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बतौर अध्यक्ष प्रारंभिक संबोधन दिया, उन्होंने कई सारी बातें कही। उन सारी बातों में मूल बात इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग परेशान है, भारतीय जनता पार्टी देश को बदतर हालात की ओर ले जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के रहते देश का कोई भला हो नहीं सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता बेहद जरूरी है, कांग्रेसियों में भी और बाकी अन्य दलों में भी। इसको लेकर काम करने की जरूरत है। संघर्ष के रास्ते पर चलने से कांग्रेस ना पहले कभी पीछे हटी है, ना ही आगे पीछे हटेगी। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के प्रति बड़ा आभार भी जताया और इस बात के लिए उन्हें श्रेय दिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की असलियत को देश के बीच में पहुंचाने का काम भी किया। सोनिया गांधी जी के द्वारा भी संबोधन दिया गया। सोनिया गांधी ने इस बात पर बड़ी संतुष्टि जाहिर की कि 25 साल का उनका सियासी सफर भारत जोड़ो यात्रा के साथ शायद समाप्त हो रहा है। उन्होंने संभावित कहा है, पर कुछ लोग उनके राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिए हैं। अभी तक कोई ऐसी पुख्ता खबर हमारे पास में नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। यह बात अलग है कि पिछले 5 साल से वह अघोषित रूप से संन्यास पर ही है। यदा कदा किसी कार्यक्रम में उनकी शिरकत होती है, सक्रिय राजनीति में उनकी कोई भूमिका दिखती नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी का संन्यास महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तकरीबन देश भर से जो 13-15 हजार कार्यकर्ताओं को इकट्ठा रायपुर में किया है, वो कल जब वापस लौटेंगे तो क्या लेकर लौटेंगे। आज संविधान संशोधन के प्रस्ताव को रखा गया जिसका अनुमोदन किया गया। इसमें CWC की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई है, AICC की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई है, 50% पद संगठन के अंतर्गत महिलाओं के संदर्भ में, दलितों के संदर्भ में, पिछड़े वर्ग के संदर्भ में, अल्पसंख्यक के संदर्भ में आरक्षित रखने की बात कही गई है। क्या इन सबसे बात बन जाएगी? सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि कांग्रेस बार बार ये दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बर्बाद कर रही है, पर चुनौती तो असल इस बात को लेकर है कि इस दावे के साथ जनता खड़ी नहीं होती है। देश बर्बाद भाजपा कर रही है कांग्रेस के अनुसार और जनता उसी भाजपा को वोट दिए जा रही है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नारा दिया है, वही हमने आज विषय के तौर पर चुना है। उन्होंने कहा कि सेवा, संघर्ष, बलिदान अपनाएगा हिंदुस्तान। समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस जिसके इतिहास में ये तीनों चीजें रही हैं, क्या भविष्य के संदर्भ में जनता उसके इस नारे पर भरोसा करने के लिए तैयार है? अगर है तो किस तरीके से? हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और सियासी विषय के संदर्भ में कुछ तथ्यपूर्ण तरीके से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पर ये शुरू करें उससे पहले समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड ड्रामा। राजनीति और नाटकीयता के मध्य एक महीन रेखा है। जूलियन बॉन्ड, जो अमेरिकी नागरिकों अधिकारों के नेता थे, जाने माने राजनेता रहे, उन्होंने ये बात कही थी। तो आज जो कुछ भी कांग्रेस अधिवेशन में हुआ उसे आप राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं या अभिनय की दृष्टि से, ये हम अपने दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, पर इस विचार की रोशनी में ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका यह अधिवेशन हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए विदिशा से खास तौर पर पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष प्रताप भानु शर्मा जी आए हुए हैं, तो वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ जिस भाजपा को निशाने पर रखा हुआ है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश महामंत्री पूर्व प्रशासनिक अधिकारी OP चौधरी जी मौजूद है और इन दोनों के बीच में तटस्थ राय देने के लिए 2 वरिष्ठ पत्रकारों को हमने आज अपना हिस्सा बनाया है, एक प्रेम कुमार जी को और दूसरा राजकुमार सिंह जी को। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम प्रताप भानु जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले खड़गे जी और सोनिया गांधी जी के बयान का कुछ हिस्सा देखेंगे और उसके बाद फिर जाके शर्मा जी से अपन बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो सुनिए क्या कहा खड़गे जी ने, क्या कहा सोनिया जी ने। विश्वासी को आगे बढ़कर उठकर संकल्प लेकर ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान। सबसे पहले हिंदुस्तान, सेवा, संघर्ष और बलिदान
सबसे पहले हिंदुस्तान, ये हमारा नारा होगा। और देश को आज सेवा, संघर्ष और बलिदान की जरूरत है, क्योंकि भारत अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। Had the honor of taking office as president for the first time in 1998. Over these 25 years, our party has seen times of high achievement as well as deep disappointment. The support, goodwill, and understanding of each one of you and all the Congress Party workers throughout the country has given us all strength. Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh Ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Joro Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance, and equality. तो कुल मिला के ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। सोनिया गांधी ने याद किया अपने 25 साल के कार्यकाल को, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व को याद किया और संतोष इस बात में जताया कि मेरा 25 साल का सियासी सफर जो संभावित रूप से समाप्त हो रहा है, तो उन्हें संतोष है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ हो रहा है। पर ये बड़े कमाल की बात है, हम समझ नहीं पाए कि भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस से क्या संबंध है, क्योंकि कांग्रेस तो कह चुकी थी कि भारत जोड़ो यात्रा उसका कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेस ये भी कह चुकी थी कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। पर सोनिया गांधी ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष इस बात को जताया कि वो इस बात से बड़े संतुष्ट हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ उनकी सियासी सफर समाप्त होना जा रहा है। तो प्रताप भानु जी, आपसे समझना ये चाहता हूं, सबसे पहले तो खड़गे जी के इस बात को, देश खतरे में, जिस पार्टी को आप डालने का कारण बता रहे हैं, जनता उसके साथ है। आपको ढूंढे वोट नहीं मिल रहे, ढूंढे सीटें नहीं मिल रही, और यहां पर भी आप यही कह रहे हो, अपने आप को देखने के लिए तैयार नहीं हो। आप केवल देखना चाहते हो तो यही देखना चाहते हो कि भाजपा कितना खराब कर रही है। इससे मंजिल मिलेगी आपको? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, आप पूरे भारतवर्ष पर, हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे पर नजर डालिए जी। आपको भारतवर्ष में कितनी जगह भाजपा की उपस्थिति है साफ नजर आ जाएगी। वो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, हर प्रदेश में सरकारें बना ली और लोग उनसे खुश हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप देखिए तमिलनाडु में क्या हालत है, महाराष्ट्र में क्या थी, केरल में क्या है, उड़ीसा में क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या है, गुजरात में क्या है, मध्य प्रदेश में बहुमत इनको मिला नहीं था, आप छत्तीसगढ़ में क्या है। अब एक नजरिए से देखिए तो कुछ प्रांतों में कब्जा करने से या जीत जाने से ये नहीं हो जाता है कि उनकी विचारधारा को राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया। इसलिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जवाबदारी बनती है कि यदि कोई गलत हो रहा है या सांप्रदायिक भावना जन्म ले रही है या आर्थिक नजरिए से हम कमजोर हो रहे हैं, देश गलत दिशा में जा रहा है, तो हम समय समय पर जनता का ध्यान आकर्षित करते रहें और उस पर अमल करने के लिए बाध्य करें। मीडिया पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश, जुडिशरी पर नीचे जजों से, जो सुप्रीम कोर्ट से कभी विवादास्पद नहीं रहा, हमारा मीडिया इतना स्वतंत्र हमेशा रहा, कभी उसमें कोई विवाद नहीं हुए। आप लोकसभा में बहस नहीं कराते, बहस जो करते हैं उसके अंश निकाल देते हो। ये क्या है और किस तरह की भाषा का आज उपयोग हो रहा है, ये देख के आज देश को एक चेतना, इस राष्ट्रीय अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ है, महाअधिवेशन जो चल रहा है, इससे एक संदेश जाएगा, राजनीतिक संदेश जाएगा, आर्थिक संदेश जाएगा, सुधार का संदेश जाएगा और सद्भावना का संदेश, जो सेवा, संघर्ष और बलिदान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है,
ये हमारा आह्वान है, ये मैसेज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें अधिवेशन का, कि पूरा राष्ट्र इसको समझे कि हमारे कांग्रेस के डीएनए में क्या है और क्या हम आज देख रहे हैं उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं होने देगी। प्रताप भानु जी, थोड़ा माफी के साथ में कुछ सवाल कर लेता हूं। आपने बताया कहां है भाजपा? बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, हाँ भाई नहीं है भाजपा, पर कांग्रेस है क्या? यहां अधिवेशन में आप इकट्ठा हुए, क्या ये विचार करने की जरूरत आपकी पार्टी महसूस नहीं कर रही कि कभी हम 413 सीटें जिस लोकसभा में जीते थे, पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हम 3 अंकों पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, 50, 51 और 52 पर रह जा रहे हैं। क्यों रह जा रहे हैं? इस पर पार्टी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक अरसा हो गया, अर्थात 1984-85 जब पार्टी ने स्पष्ट तौर पर जनादेश हासिल किया था, उसके बाद से जो सोनिया जी यहां बता रहे हैं हम 204 में जीते, हम 209 में जीते, क्या जीते? पार्टी को क्या स्पष्ट बहुमत देश की जनता देने के लिए तैयार हुई? नहीं हुई। पर वो भाजपा जिसे आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, 2014 और 2019 में स्पष्ट जनादेश के साथ देश में सत्तारूढ़ हुए। एक सवाल हुई। दूसरा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं संघर्ष करने के लिए नारा दे रहे हैं, कांटों के वास्ते फूलों के रास्ते। प्रियंका जी आई, 1 किलोमीटर लंबा गुलाब की सड़क पर बिछा दिया गया, तो फूलों पर चलते हुए संघर्ष का रास्ते पे चलेंगे, ये हम पहली बार देख रहे हैं। थोड़ा इस पर प्रताप भानु जी दृष्टि डालें, हम लोगों को ज्ञान दें। और तीसरी और आखिरी बात, कितने संजीदा है आपकी लीडरशिप इस अधिवेशन को लेकर? मैं खुद गया था आज अधिवेशन में दोपहर तकरीबन 1:30 बजे। ना खड़गे जी थे, ना सोनिया जी थी, ना राहुल जी थे, ना प्रियंका जी थी। मंच पर जिसको पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, जिसकी और आपके देश भर से आए हुए 13-15 हजार कार्यकर्ता नेता उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, प्रस्तावों में चर्चा चल रही है, नेताओं का पता नहीं है। आपको लगता है इससे बात बनेगी? इससे लोग आपको गंभीरता से लेंगे? प्रताप भानु जी, आपके पास तो इतना तजुर्बा है, थोड़ा खरी बात हो जाए। आपका प्रश्न करना आपका अधिकार है, आपकी ऑब्जर्वेशंस को या आपके एनालिसिस को मैं चुनौती नहीं देता, परंतु स्वागत और संघर्ष दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप दोनों को मिला नहीं सकते। और यदि खड़गे जी ने संघर्ष करने का आह्वान किया है, तो वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, एक राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में उन्होंने कार्यकर्ता, जब 15,000 कार्यकर्ता इकट्ठा हो, पूरे देश के कोने कोने से आया हो, कोई भी राजनीतिक दल आज भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जिसमें पूरे हिंदुस्तान से हजारों कार्यकर्ता 1-2 राज्यों से आ जाएंगे, संख्या बता दी जाएगी, झूठ बोल के उसे प्रोजेक्शंस दे दिए जाएंगे। परंतु यदि जमीन पे आज कार्यकर्ता जुड़ा है तो वो कांग्रेस के साथ है। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देश के सामने आ गया है कि कितने कांग्रेस के लोगों के दिल में कांग्रेस है, गांव में कांग्रेस है, हिंदुस्तान के जनमानस में कांग्रेस है। हिंदुस्तान की आत्मा है भारतवर्ष की कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। आप इस नजरिए से मत देखिए, दोनों चीजें अलग अलग है। स्वागत में अति उत्साह में कुछ यदि स्वागत किया है तो हो गया होगा, परंतु जब संघर्ष की बात कही है तो कार्यकर्ता खड़गे जी और सोनिया गांधी के आह्वान पर संघर्ष करने हम तैयार हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। प्रताप भानु जी ये बता रहे हैं। अब मैं आता हूं ओपी चौधरी जी के पास। डर तो नहीं है चौधरी जी? ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। खड़गे जी 9 बार के सांसद रहे हुए हैं लोकसभा में, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि देश को आपकी पार्टी किस तरीके से बर्बाद कर रही है, और अब उन्होंने तय कर लिया है कि हम सेवा, संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हैं। क्या होगा आपका? आज जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं पार्टी के द्वारा, संविधान संशोधन कर दिया गया, 50% हिस्सा पदों का, पार्टी का संविधान संशोधन, उसी के संदर्भ में बात करो प्रताप भानु जी। और किसके संदर्भ में बात करो? आपकी पार्टी के संदर्भ में बात हो रही है, देश के संदर्भ में तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो पार्टी के संविधान में संशोधन करके 50% पद आरक्षित कर दिए गए वंचितों के लिए, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, महिला, युवा। कैसे टिकेंगे आप ओपी जी? थोड़ा रोशनी दीजिए। कांग्रेस शुतुरमुर्ग बनी हुई है और कांग्रेस शुतुरमुर्ग बने रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और आसान करने वाली बात है। बेसिकली मोदी जी के लीडरशिप में आज भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसको हर व्यक्ति, इंटरनेशनल फोरम, आम जनता,
हर कोई स्वीकार कर रहा है। आज भारत 2014 में 10वें नंबर की इकोनॉमी था, आज 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। आज भारत को अभी अभी IMF का प्रोजेक्शन आया है जिसमें 2023 में जो टोटल वर्ल्ड का ग्लोबल ग्रोथ होगा उसका 15% हिस्सा केवल भारत से आएगा। इस तरह का ग्लोबल सिनारियो इकोनॉमी में दिखता है। आम आदमी के दृष्टि से देखें, चाहे वो घर बनाने की बात हो, चाहे घर घर तक जल पहुंचाने की बात हो, चाहे बीमा कराने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के थ्रू 5 लाख तक का बीमा करने की बात हो, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, कोई भी हम पैरामीटर ले लें, आम आदमी को, गरीब आदमी को भी गरीब कल्याण की भी योजना चला रहे हैं। और जो एक विजनरी अप्रोच होता है कि 21st सेंचुरी का सुपर पावर इंडिया कैसे बने, उसके लिए जो विजनरी काम होते हैं, कई चीजें ऐसे भी हैं जो वोट बैंक की कीमत पर किए जाते हैं, उन सब पर भी स्ट्रांग डिसीजन लेकर मोदी जी 21st सेंचुरी के सुपर पावर भारत बनाने के लिए, जगत गुरु भारत बनाने के लिए, सांस्कृतिक रूप से मजबूत भारत बनाने के लिए देश को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि पूरे देश की जनता आज मोदी जी के पीछे खड़ी है। और अगर मेरा एक मासूम सा सवाल है आपसे, जिन्होंने ये आरोप लगाया उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित वर्ग से आते हैं, क्वालिफाइड आदमी हैं, लॉ किए हुए यानी पढ़े लिखे आदमी हैं, जन नेता हैं, 9 बार लोकसभा के लिए जनता के द्वारा चुने जा चुके हैं, उम्र दराज भी है, तकरीबन 80 साल की उम्र है, और उन्होंने आरोप लगाए हैं देश के संदर्भ में। तो क्या ओपी चौधरी जी का मानना है कि एक दलित के पास बुद्धि नहीं है, एक कानून की पढ़ाई किए हुए आदमी के पास बुद्धि नहीं है, 9 बार जिसे जनता ने चुना है उसके पास बुद्धि नहीं है? आप उनकी बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कहीं तो तवज्जो दीजिए, इतना बड़ा नेता है, इतना अनुभवी नेता है, वंचित वर्ग से आने वाला नेता है, किस दुराग्रह की शिकार है ओपी चौधरी जी? कहीं तो तवज्जो दीजिए। एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बात कही है, उसके संदर्भ में कहीं तो गंभीरता दिखाइए। आप तो सिरे से खारिज कर दे रहे, जैसे गली के किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, फालतू की बात है। न्याय कर रहे हैं आप अपने प्रदेश में आए हुए इतने बड़े नेता की बात को इस तरीके से खारिज करके। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूं। वो एक दलित व्यक्ति हैं, वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, सब कुछ स्वीकार कर लूंगा मैं। लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक परिपाटी, कांग्रेस का जो राजनीतिक साचा है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें रिमोट से ही चलते हैं। और जो रिमोट से चल रहा हो उस व्यक्ति की बात को तवज्जो देना न मैं जरूरी समझता हूं, न इस देश की जनता जरूरी समझती है। इसलिए उनकी बात को मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं, क्योंकि वो रिमोट बेस्ड एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रिमोट से संचालित हो रहे कठपुतली। ओपी चौधरी ने बड़ा गंभीर किस्म का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि खड़गे जी का तो पूरा सम्मान है, पर दिक्कत यह है कि जो कुछ बोल रहे हैं वो खड़गे जी नहीं बोल रहे हैं, एक रिमोट किसी के हाथ में है और वो जैसा बोल रहा है वैसा वो बोल दे रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे प्रताप बानू जी, क्योंकि फिर मुझे राजकुमार जी के पास जाना है। नहीं, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि खड़गे जी को रिमोट से कोई नहीं चला सकता, ना वो चल रहे हैं जी। और जो खड़गे जी से नहीं मिला है आज तक वही ये कमेंट करेगा। मैं 10 बार मिल चुका हूं, एक तमिलनाडु का पीआरओ होने के नाते, मणिपुर का पीआरओ होने के नाते वो अपना स्वयं निर्णय करते हैं, उनका विजन है, उनका अनुभव है और उनमें संघर्ष करने की क्षमता है, एक सोच है उनका। इसलिए उनके बारे में ये कमेंट्स करना, रिमोट तो है ही नहीं हमारे यहाँ, रिमोट तो इनके यहाँ 2 ही हैं, हम 2, हमारे 2 के पास ही रिमोट जिससे पूरी पार्टी चलाती है। रिमोट का हमारे यहाँ कोई प्रोसीजर, रिमोट का कोई प्रोसीजर नहीं है। तो प्रताप बानू जी, आपका कहने का मतलब है कि जो कुछ भी कर रहे हैं खड़गे जी कर रहे हैं। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कोई वजूद बचा नहीं कि वो कुछ कर पाए, जो कुछ भी है खड़गे जी है। ऐसे ही आशय आपका? नहीं, ये आशय आपका है, हो सकता है। मेरा आशय ये है कि ओपी चौधरी यही बता रहे हैं। नहीं, चौधरी जी गलत बता रहे हैं, क्योंकि वो हमारी कांग्रेस की संस्कृति को और कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं समझते। रटा रटाया सेंटेंस या रटी रटाई बात कह देने से कांग्रेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, ना हमारे लीडरशिप पे कोई फर्क पड़ता है। एक टीम स्पिरिट होती है, पार्टी हाईकमान होता है, वर्किंग कमेटी होती है, पदाधिकारी होती है और इसमें ज्वाइंट निर्णय लिए जाते हैं। और उसमें खड़गे जी मुखिया हैं तो आज उनके ऊपर दायित्व है, निर्वाचित अध्यक्ष हैं हमारे। हम कोई एक रेजोल्यूशन पास करके एक्सटेंशन नहीं दे देते, रेजोल्यूशन पास करके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना देते। विधिवत निर्वाचित प्रदेश निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे। मुझे आना राजकुमार जी के पास में। ये ओपी चौधरी जी आपको हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार आपकी संक्षिप्त में बात। जी
जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि किस तरह की परिपाटी कांग्रेस ने चलाई है पिछले दशकों में पूरे देश ने देखा है। नरसिम्हा राव जी गैर गांधी परिवार से प्रधानमंत्री बने, उनके पार्थिव शरीर का क्या हश्र हुआ? वहां दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया, कांग्रेस के भवन में भी उनको नहीं रखने दिया गया। सीताराम केसरी जी भी एक दलित नेता थे, वो भी एक वयोवृद्ध नेता थे, उनको किस तरह से खींचकर कांग्रेस कहाँ चले गए आप पार्थिव शरीर की चिंता कर रहे हो। आपके यहाँ सशरीर मौजूद है लालकृष्ण आडवाणी जी, जोशी जी, वो कहाँ रखे जा रहे हैं इसका थोड़ा पता कीजिएगा ना। आप पार्थिव शरीर की चिंता कर रहे हैं, वो तो जीवित लोग हैं। पार्टी के संदर्भ में, उनकी भूमिका के संदर्भ में आज भी कई प्रामाणिक कार्यकर्ता सवाल करते रहते हैं। आपके लिए विचार का विषय होना चाहिए। लेकिन मैं राजकुमार जी के पास आता हूं, और राजकुमार जी, हम पहले भी बैठे थे, आज फिर बैठ रहे हैं। खड़गे जी बोल चुके हैं, सोनिया जी भी बोल चुकी, कल राहुल जी बोलेंगे, पर क्या दो बड़े नेताओं के उद्बोधन के बाद कोई दिशा आप समझ पाए कांग्रेस की? क्या आपको लगता है कि यहां से कोई संदेश ऐसा दे पाने में कांग्रेस कामयाब हुई है जो पहले कार्यकर्ताओं में और फिर जनता में कोई उम्मीद जगा सके? राजकुमार जी। मासू जी, अभी तक की कार्रवाई को अगर जो देखें तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ उसी का एक्सटेंशन है, उदयपुर चिंतन शिविर का और भारत जोड़ो यात्रा का। जी, कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह आया, राहुल गांधी में विश्वास आया, उनकी थोड़ी छवि निखरी, तो उसी को एक एक्सटेंशन देने की कोशिश है। लेकिन इस तरह के आयोजनों से, खासतौर पर जब अगला आम चुनाव साल भर दूर है, उससे पहले 9 राज्यों में चुनाव है, 3 में तो प्रक्रिया चल रही है, 6 में अभी होनी है, उम्मीद की जाती है कि कोई राजनीतिक दिशा रणनीति के तौर पर भी और चुनावी नीति के तौर पर भी, या चुनावी एजेंडा के तौर पर उभर के सामने आनी चाहिए थी। वो अभी तक के 2 दिन की कार्रवाई में ज्यादा नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि सभी को एकजुट होना होगा, कांग्रेस को भी और बाकी दलों को जी। और वो एकजुट कैसे होंगे? जहां तक सवाल यह है कि भानु शर्मा जी कह रहे थे कि भाजपा देश में कहाँ है और देश का बहुत बुरा हाल है, और ओपी शर्मा जी बता रहे थे कि देश तो स्वर्ग बन चुका है। तो ये सिर्फ राजनीतिक चश्मे का फर्क है। आप कांग्रेस का चश्मा पहन लेंगे, आपको सब कुछ खराब दिखेगा, भाजपा का पहन लेंगे, आपको सब अद्भुत नजर आने लगे। वास्तविकता इन दोनों से कहीं इतर है, वो इस देश का आम आदमी बहुत अच्छी तरह जानता है। अब सवाल यह है कि वो वास्तविकता को एड्रेस करने के लिए या वास्तविकता की जो कसौटियां हैं, अपेक्षाएं, उन पर खरा उतरने के लिए कोई नीति रणनीति कांग्रेस इस अधिवेशन में ले पाएगी, बना पाएगी? एक बात तय है कि लोकतंत्र में सरकार चुनाव से ही बनती है, चुनाव से ही गिरती है जी। तो ये मान लेना कि भाजपा ने देश पे कब्जा कर लिया है, ये मुझे लगता है कि देश के मतदाताओं के विवेक पर सवालिया निशान उठाना। भाजपा की सरकार 2014 में अगर पूर्ण बहुमत से बनी तो देश के मतदाताओं से बनी, 2019 में और सीटें 21 बढ़ गई तो देश के मतदाताओं ने दी। कांग्रेस की 14 में 44 थे और 19 में 53 हो गई, तो वो भी देश के मतदाताओं ने दी। तो उसका सम्मान करना चाहिए जनादेश का, चाहे अपने पक्ष में आए, विपक्ष में आए। अब सवाल यह कि आप भाजपा लिए क्या सोच रखती है, क्या नीति रखती है, उसका कोई संकेत इसमें नहीं मिला जी। वो ये चिंताजनक इसलिए है, ये बात सही है कि अपने बुरे से बुरे वक्त में भी कांग्रेस 52 सीटों के साथ देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, और 2024 में भी वही चमत्कार नहीं हो सकता कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें किसी दूसरे दल की हो जाएं। वो संभव नहीं है, चाहे राज्यों का संख्या गणित देख लें और क्षेत्रीय दलों का अपना अपना आधार देख लें। लेकिन 52 सीटों में और भाजपा की 302-303 सीटों में जो फासला है बहुत लंबा है, उसको तय किए बिना बात बनती नहीं, चुनौती भी नहीं देता। वो तब दे पाएंगे जब आप सारे लोगों को अपने साथ लेंगे। संकट यही खड़ा होता है। कांग्रेस, मैं मानता हूं राजनीतिक दल के तौर पे कोई सोच में गलत नहीं है कि हमारी 52 सीटें, हम सबसे बड़ा दल, हम पीछे क्यों हो जाएं, हम किसी की पालकी क्यों उठाएं, बात सही है। लेकिन एक संकट आपको जरूर देखना पड़ेगा कि आपको लड़ाई विचारधारा की लड़नी है कि सत्ता की लड़नी, ये फैसला करना है। दूसरी बात, एक और जो आत्मविश्लेषण कांग्रेस को करना चाहिए, खासकर जब छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हो रहा है। 2018 में राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 3 राज्यों में भाजपा से सत्ता छीनी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश।
लेकिन जब चंद महीने बाद विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए, नतीजा क्या था? राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें 24 बीजेपी ने जीती और एक बीजेपी के मित्र दल आरएलएसपी ने जीत ली। मुख्यमंत्री का बेटा तक चुनाव हार गया। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, 28 बीजेपी जीत गई, ले देकर के मुख्यमंत्री का बेटा ही चुनाव जीत पाया। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें, 9 बीजेपी जीत गई, कांग्रेस के हिस्से 2 आई। ये क्या फर्क है? जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि जहां भाजपा का विकल्प बनने की सामर्थ्य आप में है या आप लोगों में विश्वास जगा सकते हैं, वहां मतदाता पर भरोसा कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर आपके पास भाजपा के नेताओं के मुकाबले उस तरह के नेता हैं जो खड़े हो सकते हैं या जनता में विश्वास जगा सकते हैं, तो जनादेश मिल जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो नहीं मिलता। इसी को थोड़ा विस्तार दें। बंगाल में ममता बनर्जी है, राज्य में सरकार बनाती है, लोकसभा में बराबर का मुकाबला देती है। उड़ीसा में नवीन पटनायक है, 4 बार से मुख्यमंत्री है, बराबर की टक्कर देते हैं बीजेपी को। तो आपको ये तय करना है कि आप हैं, बड़े दल हैं, लेकिन बड़े दल के नाते अगर विचारधारा की बात करते हैं, देश के हित की बात करते हैं, अगर आपके शब्दों में बात करें तो सेवा, संघर्ष और हिंदुस्तान, तो फिर आपको अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी और उसकी कोई पहल करनी पड़ेगी। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया राजकुमार जी ने। उन्होंने कहा कि सब कुछ है पर राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास नेता नहीं है। राज्य स्तर पर जहां जहां नेता है वहां वहां पे भाजपा को चुनौती मिल जाती है, पर राष्ट्रीय स्तर पर दारिद्र्य है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपने आप को एक दमदार उपस्थिति के रूप में साबित किया है, पर इस अधिवेशन में अभी तक राहुल गांधी की 2024 की भूमिका को लेकर मौन व्याप्त है। 2 दिन हो गए। प्रेम कुमार जी मेरे साथ है, तो मौन पर कोई टिप्पणी करिए प्रेम कुमार जी। यह मौन राहुल गांधी के भय से है या पार्टी अनिर्णय की शिकार है? किस राह जाएं? इसलिए इस विषय पर कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। देखिए हिमांशु जी, चेहरा और नेतृत्व मेरे ख्याल से कांग्रेस की प्राथमिकता में नहीं है। और राजकुमार जी जरूर कह रहे हैं कि जैसे प्रादेशिक स्तर पर चेहरा चुनौती देने के लिए है बीजेपी को, तो वैसा वो क्वेश्चन उठाने के राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। लेकिन इसी को यहाँ थोड़ा ठहर कर सोचे जी। चेहरा तो लाल कृष्ण आडवाणी जी बेहतर थे ना, लेकिन इसके बावजूद चुनौती नहीं मिली। जनता ने उनको पीएम इन वेटिंग ही रखा लंबे समय तक। और मनमोहन सिंह जी तो जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो कोई चेहरा नहीं थे, फिर भी बने। दूसरी बार भी जहां तक विपक्ष का दावा है उनको रिमोट से ही चलने वाला माना जाता रहा, चेहरा के तौर पर तो नहीं माना गया, फिर भी वो चेहरा बन करके रिपीट हुए। इसलिए प्रश्न चेहरे का कभी है नहीं, रहा नहीं। प्रश्न है कि राजनीतिक विकल्प देने की क्षमता खुद राहुल गांधी पहले भी बोल चुके हैं, हमने भी। मैं रोकना चाहूंगा प्रेम कुमार जी, थोड़ी मेरी असहमति है। लाल कृष्ण आडवाणी चेहरा के रूप में प्रस्तुत किए गए, जनता ने नकार दिया, नहीं भाया वो चेहरा। 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग गए। उसके बाद में पता चला कि दिल्ली में मोदी जी बैठ गए। 2019 में और विस्तार दिया, 303 सीटों के साथ बैठ गए। आप यहां इतनी हंसता से कर दे रहे हैं भाजपा तो मोदी में है। आजकल तो राज्य के चुनाव होते हैं, उसमें भी कह दिया जाता किसी को मत देखो, मोदी को देखो और वोट दे दो, और आप कह रहे हैं कि चेहरा नहीं। वाकई मैं जो भी बात कह रहा हूं वो चेहरा कांग्रेस की प्रायोरिटी है कि नहीं, यहीं से मैंने बात शुरू की जी। आप जरूर अपनी जगह सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा ही प्रायोरिटी जी, और ये कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि कांग्रेस ये मान रही है कि वैचारिक लड़ाई है, तो वैचारिक लड़ाई पर आप चुनौती दीजिए, और उसके लिए आपने अपनी कमर कितनी कसी है। हम एक उदाहरण भी देना चाहते हैं बिहार का, भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग से। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के साथ जो लोकसभा में गठबंधन किया था, सेक्रीफाइस के आधार पर किया था। देखिए 1 करोड़ 5 लाख वोट मिले थे बीजेपी को बिहार में उससे पहले वाले 2014 में, और 2019 में उनके वोट जरूर घट गए, सीट भी घट गए,
लेकिन गठबंधन की उनकी ताकत 40 में 39 बनकर आई। तो ये एक सेक्रीफाइस का एग्जाम्पल बीजेपी ने रखा था। और आज रायपुर के महाधिवेशन से, सोनिया गांधी जी के भाषण से वो सेक्रीफाइस वाली बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मतभेदों को भूलना होगा, खतरे भी उन्होंने बताए और उसके हिसाब से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना होगा। तो अगर वो सेक्रीफाइस वाली बात जो बीजेपी बिहार में कर गई थी, कांग्रेस अगर राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आती है तो ताकत उनकी, वोट उनकी हो सकता है न बढ़े, आसपास रहे, लेकिन गठबंधन की ताकत वो मजबूत कर सकते हैं और सत्ता में परिवर्तन ला सकते हैं। प्रेम जी, क्या आप 96 और 98 को दोहराना चाहते हैं, जब कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, पर इसके बावजूद भी सरकार उसने नहीं बनाई थी? कभी देवगौड़ा जी बन गए, कभी इंद्र कुमार गुजराल बन गए। तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस इस भूमिका में रहे, इस कुर्बानी के लिए तैयार रहे? नारा दे दिया है खड़गे जी ने, सेवा संघर्ष बलिदान, तो बलिदान का आह्वान है, तो पहली शुरुआत यहीं से हो जाए, ठीक रहेगा? तो हिमांशु जी, इसको बहुत लोग मजाक में लेते हैं, ये कहते हैं कि दल, छोटे छोटे दलों की सरकार, लेकिन गठबंधन सरकार तो किसी जो बहुत मजबूत सरकार मानी जाती है उससे बेहतर साबित हुई है। जो अपने आप को बहुत मजबूत सरकार कहती रही, उससे बेहतर गठबंधन सरकार साहब। गठबंधन सरकार कोई अभिशाप नहीं है, गठबंधन सरकार इस लोकतंत्र का एक हिस्सा है, वो भी जनता से चुनी हुई सरकार। थोड़ा प्रेम कुमार जी रोशनी दीजिए, थोड़ा विस्तार मिले आपके अनुसार कि देखिए गठबंधन की सरकार कितनी बेहतरीन सरकार होती है। एक गठबंधन की सरकार हमने मोरारजी भाई के नेतृत्व में देखी थी, एक सरकार हमने चरण सिंह जी के नेतृत्व में भी देखी थी, एक सरकार हमने देवगौड़ा जी की भी देखी थी, एक सरकार हमने जो है माननीय गुजराल जी की भी देखी थी, और दूर क्यों जाए अटल जी ने भी एक गठबंधन की सरकार दिखाई थी। ये सरकारें नेहरू जी की सरकार थे, ये सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थे, ये सरकारें मोदी जी की सरकार थे, कैसे बेहतर थे? थोड़ा रोशनी मिले ना, दर्शक समझना चाहेगा ना। प्रेम कुमार जी जैसा विद्वान पत्रकार अगर ये कह रहा है कि गठबंधन की सरकार ज्यादा बेहतर होती है, तो इसे समझाने की जरूरत है, क्योंकि देश का अनुभव तो ये रहा है कि गठबंधन की सरकारें दरअसल ब्लैकमेलिंग के अलावा और कुछ रहती नहीं। जो भी गठबंधन के अंदर हिस्सा बनते हैं वो उसकी पूरी कीमत वसूलना चाहते हैं, अपने हितों के अनुसार, देश के हितों के अनुसार नहीं, अपने हितों के अनुसार। कैसे जयललिता आकर अटल जी के साथ करती थी, कैसे चंद्रबाबू नायडू करते थे, कैसे डीएमके ने किस तरीके के काम किए। मनमोहन सिंह के हाथ आज तक अगर जले हुए हैं तो अपने इन गठबंधन के सहयोगी के हाथ तो जले हुए हैं। आज भी ईमानदार आदमी माने जाते हैं मनमोहन सिंह, पर उनकी सरकार को सबसे करप्ट सरकारों के तौर पर याद किया जाता है। जी प्रेम कुमार जी, थोड़ा रोशनी मिले। देखिए हिमांशु जी, मनमोहन सिंह सरकार को करप्ट सरकार के तौर पर घोषित जरूर किया गया, लेकिन याद किया जाएगा ऐसा नहीं है। और ये बात जो गठबंधन की सरकारें रही हैं, आज की उन सशक्त सरकार से तुलना कीजिए। किसी गठबंधन की सरकार में किसी अडानी के परफॉर्मेंस से देश का बाजार इतना ऊपर नीचे नहीं होता है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा नहीं जाती है किसी एक अडानी की वजह से। ये गठबंधन सरकार की खूबसूरती होती है कि एक परमाणु करार के मुद्दे पर कोई अगर सरकार गिराना चाहता है तो कोई मुलायम सिंह आकर के उस सरकार को थाम भी लेता है, क्योंकि सबकी सहमति होती है तब कोई नीति पर होता है। ऐसा नहीं होता है कि मनमाने तरीके से सरकार को देश को हाँक दिया जाए। ये जो मजबूत तथाकथित मजबूत सरकारें होती हैं, उसके जो भ्रष्टाचार में जो पर्दा लगा हुआ था, उसका भ्रष्टाचार दिखला नहीं है, ये बात हो सकता है। गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार सामने आ जाता है, दिख जाता है, ये बात हो सकती है, लेकिन तथाकथित मजबूत सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, इस बात को क्या गारंटी से आप कह पाएंगे? मेरा तो सीधा सवाल था आपसे कि नेहरू जी के नेतृत्व में जो स्पष्ट बहुमत की सरकार थी वो अच्छी सरकार नहीं थी, इंदिरा गांधी के दौर में जो सरकार थी वो अच्छी सरकार नहीं थी, मोदी जी के संदर्भ में तो ठीक ही है। थोड़ा सा आपसे समझना चाहता, पर मैं इसे विस्तार देना चाहता हूं और वापस प्रताप भानु जी के पास आना चाहता हूं। जी, बलिदान की बड़ी अपेक्षा हो रही है आपसे, और सीधे सीधे अपेक्षा क्या हो रही है कि आप प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में अपना दावा छोड़ दो। अपेक्षा यह की जा रही है कि सबसे पुराने राजनीतिक दल, विपक्ष के सबसे बड़े दल के तौर पर नेतृत्व करने की हसरत छोड़ दो।
तो माननीय खड़गे जी ने नारा दिया है सेवा संघर्ष बलिदान, तो लोगों को बलिदान याद आ गया है। तैयार हैं आप? डॉक्टर हिमांशु जी, सेवा संघर्ष और बलिदान कांग्रेस की विरासत है, कांग्रेस की डीएनए में है। उसका राजनीतिक अर्थ और अनर्थ मत निकालिए। ये एक सेवा भावना जनता की सेवा से जुड़ी है। संघर्ष वापस आने के लिए, कांग्रेस को सेवा भावना पर लाने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है। बलिदान और कुर्बानियां कांग्रेस नेतृत्व ने ही दी है राष्ट्र के लिए, भारतवर्ष के लिए। ये तीनों चीजें इसमें परिलक्षित होती हैं। इसलिए किसी के लिए बलिदान देने की आवश्यकता हो या राजनीतिक स्वार्थ के लिए करने की आवश्यकता, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक गठबंधन भी जरूरत होगी तो हम करेंगे। राजनीतिक नेतृत्व में लाइक माइंडेड मित्र पार्टियों से समझौते की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। आज राजनीतिक प्रस्ताव के बिंदु नंबर 54 में 54 पढ़ लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चिंतन, भविष्य की राजनीति और इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए किस तरह की राजनीतिक चिंतन और विजन है, उसमें स्पष्ट हो जाता है। उसमें प्रश्न चिन्ह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उस लाइन पर काम करेंगे और उस रिजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास होगा। इसके बाद वो हमारी लाइन ऑफ एक्शन बनेगा। और यह संदेश है पूरे राजनीतिक दलों को, जो मित्र दल हैं, लाइक माइंडेड हैं, सेक्युलर हैं, भारत की एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं। आज खड़गे जी ने अपने संबोधन में, राजनीतिक प्रस्ताव में हमारी पार्टी ने साफ कर दिया है, उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। आपकी बात समझ में ना आई। हमने तो केवल इतना जानना चाहा कि सारे लोग एक राय कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में मोह त्यागना चाहिए। क्या तैयार है? एक। और अगर नहीं तैयार है तो क्या इस महाअधिवेशन से आप जैसे प्रामाणिक कार्यकर्ता या नेता इस उम्मीद के साथ में है कि कल जब ये अधिवेशन दोपहर 2 बजे समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर ऐलान हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इधर नरेंद्र मोदी है ना तो राहुल गांधी मुकाबला करेंगे, राहुल गांधी हमारी ओर से चेहरा होंगे? क्या ऐसी कोई उम्मीद आपको है, या अभी आपको लगता है राहुल गांधी इतने तैयार नहीं है तो इसलिए अभी नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर दें, खामखा में शिरकत करने की जरूरत क्या है? एक तरफ इतना बड़ा नेता और कहाँ अभी अपना नेता तैयार हो रहा है, तो थोड़ा इसमें स्पष्टता आ जाए। नहीं, हम बिल्कुल स्पष्ट करेंगे जी। अभी ये आपका प्रश्न काल्पनिक है। अच्छा, अभी हमें संघर्ष के रास्ते से निकलना है, मित्र पार्टियों से, राजनीतिक दलों से मिलकर कैसे हम भाजपा को, इनके भ्रष्ट कुशासन को हटा सकें। आप देखिए हो क्या रहा है, आर्थिक नीतियां कहां से कहां हो गई। अरे आप मुद्दे पर रहिए ना। अरे हम मुद्दे पे भी आ रहे हैं, आएंगे इसी से जुड़ के मुद्दे पे आएंगे अब। अच्छा, 55 लाख करोड़ का कर्ज था भारतवर्ष पर, आज 155 लाख करोड़ कैसे हो गया जी इन 10 वर्षों में जी। और वो 70 वर्षों में जिसकी ये बात करते हैं सिर्फ 55 लाख करोड़ कर्ज हुआ था जी। ये कितनी बड़ी दुर्दशा है आर्थिक स्थिति थी। 10% बेरोजगारी देश में, रुपए की वैल्यू 55 से घटकर 85 रुपए 84 रुपए पहुंच गई, ये आर्थिक स्थिति में पहुंच गए। ये सब बिंदु एक दूसरे से जुड़े हैं, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, महंगाई। आप देखिए महंगाई के ग्राफ कहां पहुंच रहा है। कांग्रेस लाइक माइंडेड लोगों को एकजुट करेगी, एक प्लेटफॉर्म पे करेगी, और गठबंधन सरकारें कामयाब रही हैं। भाजपा की झूठ ने उन्हें बदनाम किया है। मनमोहन सिंह जी एक ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। सफलता पूर्वक सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह ने मिलकर यूपीए की सरकार चलाई। आज एनडीए सरकार भी गठबंधन सरकार है, बीजेपी की प्योर सरकार नहीं है, एनडीए कहा जाता है। उसमें भी सहयोगी दल जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें ज्यादा मत मिला, बहुमत मिला, उनके नेतृत्व में बन गई। अब इस 2024 के चुनाव में किसको ज्यादा मिलेगा, किसको बहुमत मिलेगा, लाइक माइंडेड लोग मिलकर तय करेंगे। लीडरशिप के मामले में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं है, ना इस समय ये समय है उस पर विचार करने का या उस पर। तो मतलब प्रधान जी, आपको लगता है कि भाजपा तो साफ तौर पर कहती है नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की किसी में हिम्मत नहीं है। ओपी चौधरी से मैं कहलवा देता हूँ कि नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं करता। अब आपसे सवाल ये है कि आप ओपी चौधरी जी की बात से सहमत हैं? हाँ भाई, नहीं है, हमारे नेता में भी नहीं है। हमने तो एक मासूम सा सवाल किया, क्योंकि ये बताया गया कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी लोगों तक पहुंच गए हैं, राहुल गांधी की क्षमताएं हैं, राहुल गांधी में हौसला है, राहुल गांधी में हिम्मत है, राहुल गांधी में योग्यता है, राहुल गांधी में क्षमताएं हैं। तो आपसे पूछ लिया कि जब इतना सब कुछ आपके नेता में है और कांग्रेस की विरासत है 137 साल की, तो फिर दिक्कत क्या है? तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी का ऐलान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रताप जी थोड़ा बताइए ना। ये समय तय करेगा
पार्टी तय करेगी और पार्टी स्तर पर इसका फैसला किया जाएगा कार्यकर्ताओं की राय से। राहुल गांधी ने अपने आप को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक युवा नेता कौन से कार्यकर्ता में जाएंगे, सबसे बड़ी इकाइयां तो आ गई, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा इस चीज को। कैसी बात है कर पता। अब अगले चुनाव का जो नारा होगा सुन लीजिए जी। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। अरे वो तो ठीक है, राहुल गांधी, आप राहुल गांधी पे आके केंद्रित हो जाते हो। जनता जनार्दन की आवाज तो सुनो, क्या कह रही है जनता। ये लोकतंत्र है, किसी व्यक्ति मुझे आना ओपी चौधरी जी के पास है, पर राहुल गांधी पर मत जाइए, या बार बार प्रताप भानु जी बता रहे हैं। हम कह रहे हैं राहुल गांधी पर राजकुमार सिंह जी। कोई व्यक्ति है जिसने 4000 किलोमीटर की यात्रा करी है, कोई व्यक्ति है जो छोटे से बच्चे से लेकर, गरीब से लेकर, अमीर से लेकर, छोटे, हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग, हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में, हर मस्जिद में जाकर जिसको सम्मान सत्कार हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी या आपके अमित शाह 500 किलोमीटर नहीं चल सकते, 50 किलोमीटर तो चल के बता दें। हम तो 500 की बात, राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा करी है। सबों का दिल जीता है, यही तो मैं कह रहा हूं, नौजवानों का दिल जीता है, गरीबों का दिल अरे जीता है, भाषण का जगह नहीं है, दिल जीता है। आपने प्रश्न ही ऐसा किया है कि स्टूडियो में बैठे हैं और क्या जवाब दे रहे हैं आप। राहुल गांधी ने इतना सब किया, इसके बावजूद भी पार्टी नेतृत्व को भरोसा नहीं है। मैं तो इसी बात की चिंता कर रहा हूं। इतना सब कुछ किया, आपने भी बता दिया। हम जवाब देते हैं, हमें पूरा भरोसा है स्पष्ट बहुमत मिलेगा तो हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी होंगे। जब मिलेगा तब होंगे, पर उनके नाम पर वोट मिलेगा, इसके लिए तैयार नहीं है। राजकुमार सिंह जी क्या कहेंगे आप इस असमंजस को लेकर। ओपी चौधरी जी तो सब कुछ कह ही देंगे, लेकिन एक पत्रकार क्या सोचता है प्रताप भानु जी की स्टूडियो में बैठकर जनसभा को संबोधित करने वाले भाषण के संदर्भ में। आपने आदर दिया तो हम इस स्टूडियो में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जी राजकुमार जी। देखिए हिमांशु जी, जो प्रताप भानु शर्मा जी की बात से लगा और जो अभी 2 दिन की कार्रवाई से लगा, मुझे लगता है कि इस अधिवेशन में विपक्ष के गठबंधन या नेतृत्व के सवाल पर कोई चर्चा नहीं होगी, खुल के कुछ नहीं कहा जाएगा जी। और वो शायद कांग्रेस की रणनीति है। वो इसलिए इस साल अभी जो 6 राज्यों के और चुनाव होने, 3 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो चुनाव चल रहे हैं, जो 6 राज्यों के और चुनाव होने हैं उनमें कम से कम 4 राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सत्ता की दावेदारी है। अगर कांग्रेस वहां सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी विपक्षी गठबंधन बनेगा उसके नेतृत्व की दावेदारी कांग्रेस की सबसे ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि बाकी कोई दल ऐसा नहीं है जिसका इतने राज्यों में जनाधार हो। भाई 3 में तो आज भी सरकार है, हिमाचल को मिला ले तो जी, हिमाचल है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और 3 में अब उस गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस है, और एक महाराष्ट्र की सरकार अभी गिर गई पिछले साल, लेकिन ये गठबंधन एक मजबूत ताकत तो है। तो कांग्रेस की रणनीति यही होगी कि इस मुद्दे को अभी न छेड़ा जाए, जिससे विपक्षी दलों में और रार बढ़े, अपने रास्ते पर आगे चलें। इन 6 राज्यों में से अगर 4 राज्यों में सरकार बना लेते हैं और तेलंगाना वगैरह में थोड़ी सीटें बढ़ जाती हैं तो कांग्रेस की दावेदारी नैतिक रूप से बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है ये रणनीति होगी। बाकी कांग्रेस की तरफ से जो भी दावेदार होगा, आप तय मानिए राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं होगा, चाहे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कोई और हो। तो राजकुमार सिंह जी ने रणनीति को समझने की कोशिश की, तो चौधरी जी ये रणनीति तो आपके लिए बड़ी चुनौती है। इन 6 राज्यों के चुनाव को बड़ी गंभीरता से लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी को तो आप बहुत गंभीरता से लेते हैं, इस बात तक की चिंता करते हैं कि राहुल गांधी पहन क्या रहे हैं, राहुल गांधी खा क्या रहे हैं, राहुल गांधी मिल कैसे रहे हैं, हाथ कैसे रख रहे हैं, पैर कैसे रख रहे हैं, सो कैसे रहे हैं, उठ कैसे रहे हैं। तो राजकुमार जी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अपना फैसला इन राज्यों के परिणाम के बाद करेगी। क्या कहते हैं ओपी चौधरी जी? देखिए, आज का पूरा बहस हमारा लगभग समाप्ति की ओर है और लगभग 1 घंटे का समय होने जा रहा है जी। पूरे बहस में, पूरे हमारी परिचर्चा में मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी एक ओर खड़ी है और भारत के राजनीतिक परिदृश्य में मोदी बनाम ऑल, मोदी वर्सेस ऑल, बीजेपी वर्सेस ऑल की स्थिति पूरी तरह से सबने स्वीकार किया, कांग्रेस ने भी स्वीकार किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस के हिमायती यहाँ पे जो चर्चा हो रही है उसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि कोलिशन चाहिए। ये पूरे देश को पॉलिसी पैरालिसिस की ओर ले जाना चाहते हैं, पूरे देश को अनिर्णय की स्थिति की ओर ले जाना चाहते हैं
और इन लोगों के कुछ भी कहने से कि हम कौन सा चश्मा पहन के बात कर रहे हैं, हम केवल और केवल जनता के चश्मे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के अनुसार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसलिए जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस यहाँ के आज के बहस में भी, चर्चा में भी खुलकर आया कि उड़ीसा में कोई और है, पश्चिम बंगाल में कोई और है, तमिलनाडु में कोई और है, तेलंगाना में कोई और है, इस बात पर प्रसन्न हो रहे हैं। ये शुतुरमुर्गी लोग ऐसे ही प्रसन्न होते रहे। मोदी जी के लिए उल्टी सीधी बातें हमेशा कही जाती रही हैं। उन्हें चाय वाला कहा गया, उनके लिए नीच शब्द का प्रयोग किया गया, उनके परिवार के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। ये जितने मोदी जी के अगेंस्ट बोलेंगे उतने इस देश की जनता जवाब देगी। इस देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कौन सा नेतृत्व जरूरी है, कौन सा पार्टी जरूरी है, और उसीलिए इस तरह के लोगों के बातों में बिना आए इस देश की जनता अपना स्वविवेक से निर्णय करते हुए मोदी जी को स्पष्ट बहुमत की सरकार 3 दशकों के बाद दे रही है। देश के लिए कौन सी सरकार जरूरी है, कौन सी लीडरशिप जरूरी है, इस देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जान रही है और उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और जनता फिर से आगे भी स्वीकार करेगी। बहुत भावुक हो गए ओपी चौधरी जी हमारे बाकी पैनलिस्ट की बात को सुन के, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्णय की स्थिति नहीं बन पाई है। पार्टी महत्वपूर्ण है या व्यक्ति महत्वपूर्ण है? प्रेम कुमार जी ने समझाने की कोशिश की कि व्यक्ति कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, चेहरा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपसे समझना चाहता हूं कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? लोग किसके साथ ज्यादा है? भाजपा के साथ ज्यादा है या मोदी जी के साथ ज्यादा है? कांग्रेस के लिए चुनौती कौन सी बड़ी है? भाजपा बड़ी है या नरेंद्र मोदी बड़े? ओपी चौधरी जी समझ पाए क्या कौन ज्यादा बड़ी चुनौती है? इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, इस तरह की चापलूसी भरी बातें यही लोग किया करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का विजन एक है, एक सोच एक है। ये लोग जो बोलते हैं कि 2 लोग डिसीजन ले रहे हैं, 2 लोग डिसीजन ले रहे हैं, क्या आज यही लोग बता सकते हैं कितना पॉलिटिकल पंडित बन रहे हैं? ये बता सकते हैं कि जेपी नड्डा जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा? ये कोई बड़ा से बड़ा राजनीतिक पंडित भी भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल मॉडल में नहीं बता सकता। यही इस पार्टी की खूबसूरती है। तो आप कौन से बता सकते थे ओपी चौधरी जी की कांग्रेस में अध्यक्ष कौन होगा? बना के दिखा दिया ना। आप सब तो ज्ञान देते थे गांधी परिवार होगा, गांधी परिवार होगा, गांधी परिवार होगा। फेल हो गए आप देश के सम्मुख। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नए अध्यक्ष के तौर पर आ गए। देखो सामने आपकी विफलता का स्मारक निर्मित कर दिया कांग्रेस ने। देखिए, मैं यही बात का जवाब देना चाहता था कि मनमोहन सिंह जी की बात की जा रही थी। एनएससी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह जी के लीडरशिप को किस तरह से रौंदते थे, उनके द्वारा पारित किए गए अध्यादेश को राहुल गांधी जी किस तरह पब्लिकली मीडिया के सामने फाड़ते थे, ये पूरा देश ने देखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए आज ही आप हालात देख लीजिए, रायपुर के ये हालात देख लीजिए, पूरे होर्डिंग नया रायपुर के देख लीजिए, कौन लोग चेहरे हैं किनके लिए गुलाब की पंखुड़ियां किलोमीटर तक छत्तीसगढ़ के लूट के पैसे से बिछा दी जा रही है, उसे पूरे छत्तीसगढ़ देश की जनता देख रही है। देश की जनता इन लोगों के नाटक को कभी स्वीकार नहीं करेगी। बात बहुत स्पष्ट है। मोदी जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता स्वीकार करती आई और करती रहेगी। आपने हमारी बात का जवाब नहीं ओपी चौधरी जी, आपने बाकी सारी बातें लच्छेदार कह दी, पर आप फेल हो गए। आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो कि हाँ हमसे चूक हो गई। हम नहीं मानते थे गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बन सकता है, पर बन गया। हाँ हम अनुत्तीर्ण हो गए। इतनी ईमानदारी की उम्मीद तो आपसे करते हैं ओपी चौधरी जी, इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी आप रहे। अभी तो आपका लंबा भविष्य है। अभी से अगर ईमानदार बात करने से परहेज करेंगे तो आगे क्या उम्मीद करेंगे आपसे? मानिए ना, हाँ इस मसले में तो फेल हो गए। क्या कहते हैं? ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ। एनएससी के माध्यम से कैसे चलाया जाता था, किस तरह से अध्यादेश को फाड़ा जाता था। आज 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन गुलाब का एक फूल तो उनको नसीब नहीं हुआ। प्रियंका गांधी जी के, प्रियंका वाड्रा के लिए किस तरह की वहां स्थितियां हो रही हैं, सबको पता है। रिमोट कहाँ है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2024 में फिर देश की जनता जवाब देगी। खड़गे जी का सम्मान देखना ही नहीं चाहा तो कहां से दिखेगा? आप किस तरीके से पूरी पार्टी पहुंची हुई थी खड़गे जी के लिए। राहुल गांधी 2 कमरों के स्वीट में रुके हुए हैं, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी चौड़ी लंबी विला में रुके हुए हैं। ये अंतर आप देखना नहीं चाहते तो कोई करे क्या? क्योंकि आप गांधी परिवार और राहुल गांधी के प्रति इतने सम्मोहित हैं कि आपको कुछ और दिखाई नहीं देता। यही तो दिक्कत है ओपी चौधरी जी। राहुल 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 आपके जहन में बसा हुआ है, पर हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेसियों को भी राहुल जी कुछ याद आ जाए, कुछ चेहरा बन जाए उसके संदर्भ में। वो हम ही नहीं पढ़ते। पर मैं वापस प्रेम कुमार जी के पास आता हूँ। प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहता हूँ, कल अधिवेशन का आखिरी दिन है, राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं।
आज की खबर तो यह बनी कि सोनिया गांधी जी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिए। राहुल गांधी के संबोधन को लेकर क्या उम्मीद बतौर पत्रकार आपकी है, जानने में बड़ी दिलचस्पी है। राहुल गांधी क्या करेंगे? हिमांशु जी, राहुल गांधी से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो ऐसा बोले तो बहुत अच्छा हो जी। वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो संक्षिप्त काल रहा है अध्यक्ष के तौर पर जी, इसी काल में वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा भी परवान चढ़ी। भारत जोड़ो यात्रा के जो अच्छे परिणाम वो बता रहे हैं जी, वो अच्छे परिणाम का श्रेय अगर वो मल्लिकार्जुन खड़गे को दे, उनके नेतृत्व को पुशअप करे, आगे बढ़ाए, तो इससे कांग्रेस मजबूत होगी। अगर उनके बरक्स वो उनके बयान से उनका कद बढ़ने वाला होगा तो कांग्रेस को उससे कम फायदा होगा। इसलिए आज जैसे सोनिया गांधी जी के भाषण में भी मैं ये देखता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए अलग से प्रशंसनीय बातें मुझे और एक्सपेक्टेड थी जो नहीं दिखी। अगर वो होता तो कांग्रेस एक नए लीडरशिप को और मजबूत कर रही होती। इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन यही है। अब राहुल गांधी जी ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में कुछ प्रशंसापूर्ण शब्दों की उम्मीद प्रेम कुमार जी को है, लेकिन जो कार्यकर्ता यहां से जाएंगे प्रेम कुमार जी, वो क्या लेकर जाएं? देश भर से इकट्ठा किए गए हैं, 13,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आए हुए हैं। ये कुछ संशोधन है, इन संशोधनों से बात बन जाएगी। भाजपा को लेकर आलोचना है, इसी के साथ में अब गांव-गांव में भाजपा के खिलाफ वातावरण तैयार हो जाएगा। यह इससे इतर कोई दिशा चाहिए लोगों को जिन कठिन परिस्थितियों में कांग्रेस है? क्या कहते हैं आप, बन जाएगी बात इस तरह से? बिल्कुल दिशा चाहिए। और जो इकोनॉमिक मॉडल पर बीजेपी की आलोचना हो रही है, जिस वजह से अमीर और गरीब हो रहे हैं, इसके समांतर जो आर्थिक विकल्प होने चाहिए, जो स्लोगन्स क्रिएट करने चाहिए, वो राहुल गांधी को करने होंगे। कांग्रेस पार्टी को जनता से जोड़ने के लिए धार्मिक आधार पर जो समाज को बांटने की बात हो रही है, तो उसको एक सूत्र में कैसे बांटा जाए, इस पर उनको एक स्लोगन, एक रोड मैप बनाना होगा। यानी बीजेपी की सियासत के समांतर आपको केवल गठबंधन की केमिस्ट्री से काम नहीं चलेगा। अंक गणित अगर स्ट्रॉन्ग करना है पार्लियामेंट में, तो केमिस्ट्री के साथ साथ विचारों का जो प्रयोग है, वैचारिक आधार है, उसको भी मजबूत करके दिखाना होगा। आप लेफ्ट के साथ एलाई कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन रीजनल पार्टियां जो आपसे संकोच दिखा रही हैं, वो संकोच न दिखाए, वो भी इसी बात में है कि आप रोड मैप क्या देते हैं। तो रोड मैप दिखना चाहिए, पर दिखाएगा कौन? मैं राजकुमार जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। मैंने प्रताप भानु जी से भी उसका जिक्र किया था, पर प्रताप भानु जी के लिए बड़ा कष्टपूर्ण था उस विषय को स्पर्श करना। आपके साथ दिक्कत नहीं, आप रायपुर में भी नहीं है तो आपको और दिक्कत नहीं है, वे प्रखर पत्रकार हैं इसलिए भी दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस का महाधिवेशन है, कांग्रेस की तमाम बड़ी लीडरशिप मंच पर विराजमान है। कार्यक्रम शुरू होता है, माननीय खड़गे जी का भाषण हुआ, माननीय सोनिया गांधी जी का भाषण हुआ, राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, पर उसके बाद पता चलता है कि वो पूरी टॉप लीडरशिप मंच से गायब हो गई। चर्चा चल रही है राजनीतिक प्रस्ताव पे, अलग अलग लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए नेता बोल रहे हैं, अच्छा भी बोल रहे हैं, पर उसे सुनने के लिए मंच पर लोग मौजूद नहीं है। वो लोग मौजूद नहीं है जो कांग्रेस का पर्याय है। खड़गे जी अध्यक्ष हैं, राहुल जी भविष्य हैं, प्रियंका जी में भी संभावनाएं हैं, पर ये सब दिखाई नहीं देते। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में दृष्टि डालिएगा। 90 वर्ष की आयु में पहुंच चुके लालकृष्ण आडवाणी जब राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय कार्यसमिति में बैठते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक एक शब्द भी नहीं बोलते, लेकिन पूरे समय कुर्सी पर, मंच पर दिखाई देते हैं। इस गंभीरता के संदर्भ में या इस अगंभीरता के संदर्भ में बतौर पत्रकार आपका कुछ सोचना है? मैंने शायद पहले भी चर्चा में कहा था कि कांग्रेस का जो संकट है, चुनाव हारने का, कमजोर होने का, वो तो अपनी जगह है। जो असल संकट है वो नेतृत्व नीतियों का है। जी। ये राजनीतिक संस्कृति का फर्क है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा नहीं करना चाह रहा,
लेकिन ये राजनीतिक संस्कृति का फर्क है। कांग्रेस में आपने नेताओं के नाम गिरा दिए, उसमें बहुत सारे एआईसीसी के डेलीगेट्स उठ के चले गए होंगे, क्योंकि जिनको चेहरा दिखाने के लिए वो आए हैं, जब वो मंच पे नहीं है तो वहां बैठने का फायदा क्या है? तो ये जो अभी प्रेम कुमार जी ने भी संकेत दिया, आपने भी सवाल पूछा, कार्यकर्ता क्या लेके जाएंगे? तो बहुत जरूरी होता है ऐसे आयोजनों में, जब महाधिवेशन कर रहे हैं पार्टी का, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, या सामाजिक स्थिति हो, या वैश्विक परिदृश्य हो, कोई वैकल्पिक दृष्टि आपके पास है? या आप मोदी विरोध के नारे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, या मोदी विरोध के नारे पे एकजुटता करना चाहते हैं? ठीक है, राजनीति में वो भी जरूरी होता है। हमने दशकों तक गैर कांग्रेसवाद की राजनीति देखी है। हमने ये भी देखा कि 1996 में भाजपा सबसे बड़ा राजनीतिक दल थी, लेकिन भाजपा को सत्ता से बाहर रखना था, इसलिए एक डेढ़ दर्जन सांसदों वाले दलों की सरकार बनवा दी गई। वो होता रहा है। लेकिन अगर राजनीति को स्वस्थ और सकारात्मक दिशा देनी है तो आपको कोई न कोई वैकल्पिक चिंतन पेश करना पड़ेगा, और हर मुद्दे पर करना। भाजपा गलत है, उनकी सरकार में गलत हो रहा है, आप उसको ठीक कैसे करेंगे वो तो बताइए। तो कहीं ना कहीं वैकल्पिक दृष्टि का संकट है। तो जब तक वो नहीं होगी तो आपकी प्रतिबद्धता भी नहीं होगी। इसीलिए आपने अपना भाषण किया, बड़े नेताओं का भाषण हुआ, सब अपने विश्राम की मुद्रा में, या ऐसा भी हो सकता है कि भावी चर्चा के लिए चले गए हों, जो आने वाले प्रस्ताव है या आने वाली रणनीति है। अभी एक दिन का सेशन बाकी था, आधे दिन तक चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर इसका अच्छा संदेश नहीं जाता है, और देश में अच्छा संदेश नहीं जाता है। प्रताप बानू जी का सब्जेक्ट पड़ जा रहा है। प्रताप बानू जी, हम कल भी इस पर बात करेंगे, हमारा समय से समाप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि देश भर से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उम्मीद और आशा के साथ रायपुर में इकट्ठा हुए। कांग्रेस नेतृत्व की ये जिम्मेदारी है कि कल जब अधिवेशन समाप्त हो तो वो उम्मीद और आशा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन कार्यकर्ताओं की उम्मीद या आशा पूरी होगी तभी वह अपने अपने इलाके में जाके जनता के बीच में कोई उम्मीद पैदा कर पाएंगे। जानने में दिलचस्पी रहेगी कि क्या कल शाम तक कांग्रेस का महाधिवेशन अपने कार्यकर्ताओं में कोई उम्मीद या आशा जगा पाएगा। इंतजार रहेगा हमें जानने के लिए। बहरहाल, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर क्या कहता है, तुम कहां वस्ल कहां वस्ल की उम्मीद कहां, तुम कहां वस्ल की उम्मीद कहां, दिल के बहकाने को एक बात बना रखी है। आगा कजलबाश ने जो ये बात कही, ये हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पे खरी उतरे। ये बहकाने का वक्त नहीं है, ये समझने और समझाने का वक्त है। क्या कांग्रेस का नेतृत्व ये समझने और समझाने की कोशिश करेगा? इंतजार रहेगा। बहरहाल, अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात होगी हमारे सोमवार को। तब तक के लिए सदा प्रणाम।